हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी आपकी ठीक चल रही होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। क्या डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन तो रेडियो एक्टिविटी वर्ड बोलती है आपके पास आ गया। क्या? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? एसएसआर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एनडीए वगैरह और जीके में तो आता ही रहता है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल साहब ने। किन्होंने की थी? हेनरी बैक्यूरेल साहब ने की थी। याद रखेंगे, रेडियो एक्टिविटी को मैडम क्यूरी नहीं लिखना है, कई बच्चे गलती करते हैं। मैडम क्यूरी ने मैंने इसलिए लिखा हुआ है, मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी की थी रेडियम की। रेडियम एक एलिमेंट होता है, अपने पास एक न्यूक्लियस होता है जो लगातार अपने अंदर से प्रकाश की किरणें निकालता रहता है, रेडिएशंस निकालता रहता है। लगातार रेडिएशंस क्यों निकाला होगा? क्योंकि अनस्टेबल रहा होगा। अनस्टेबल क्यों रहा होगा? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए होंगे तो आपस में रिपल्सन बढ़ गया होगा, बाइंडिंग एनर्जी कम रह गई होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी कम रहने के कारण अपने अंदर से लगातार रेडिएशंस निकाल रहा होगा। तो ऐसे न्यूक्लियस जो अपने अंदर से लगातार रेडिएशंस निकालते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। तो ऐसा ही एक एलिमेंट था रेडियम, जिसकी सबसे पहले मैडम क्यूरी ने खोज की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। तो मैडम क्यूरी ने खोज की थी। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आप दोनों को, रेडियम की मैडम क्यूरी ने और रेडियो एक्टिविटी की हेनरी बैक्यूरेल ने। और हेनरी बैक्यूरेल के नाम पर ही इसकी यूनिट रखी गई थी, ठीक है। यूनिट भी आपको बताऊंगा मैं क्या होता है डिसइंटीग्रेशन की। तो ये देखिए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। मैं आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन आपने मैथ पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। अगर ये इसके अंदर एन वाई जेड का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू 83 से ज़्यादा होगी तो इसके अंदर से लगातार रेडिएशंस निकल रहे होंगे। अब मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर से लगातार रेडिएशंस ऐसे निकलेंगे तो धीरे धीरे खत्म तो होगा, क्योंकि रेडिएशंस भी क्या होती है? एनर्जी होती है ना। और एनर्जी कहाँ से बनती है? मास से। आइंस्टीन साहब कहते हैं। तो धीरे धीरे ये खत्म होता जाएगा, न्यूक्लियस क्या होता जाएगा? खत्म होता जाएगा। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है कितना न्यूक्लियस पर सेकंड अपना खत्म हो रहा है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है कितना न्यूक्लियस पर सेकंड खत्म हो रहा है। ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई भी बॉक्स है। क्या है? ये बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। क्या है? न्यूक्लियस भरे हुए हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस को मैंने स्टार्टिंग में मान लिया क्या है? n0 है। क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियस? n0 है। जैसे ये कमरा है, इसके अंदर मैं 5 धर दूँ, 10 धर दूँ, 15, 20, 30, 40 कितने न्यूक्लियस भर दूँ? जितने ज़्यादा भरूँगा तो डिसइंटीग्रेशन होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे, रेडिएशंस निकलने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ये n0 क्या है मेरे पास? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्टार्टिंग में कितने भरे थे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो dn/dt डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में n0 क्या हो गया? तो dn/dt यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। और लैम्डा को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा को क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए मैं n0 को इसके नीचे ले आता हूँ, इनको dt को इधर ले जाता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ? इंटीग्रेट। स्टार्टिंग में n0 थे, बाद में t टाइम बाद n बच जाएंगे मेरे पास। तो लिमिट n0 से n तक रख ली, इसकी 0 से t तक। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। मैथ सब ने पढ़ा होगा। तो क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन log x हो गया तो log n। लिमिट ये हो गई मेरे पास, ये dt हो गया, 0 से t तक रखूँगा, ये हो गया। तो लिमिट रखूँगा तो मेरे पास n0 ये वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? log n0/n आएगी। क्या आएगी मेरे पास? log n0। और आपने पढ़ा होगा log x माइनस के log y इजिकल टू होता है log x ओवर में y। क्या होता है? log x ओवर में y या फिर y ओवर में x लिखेंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y ओवर में x लिखेंगे तो मैं रखूँगा तो n0/n आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। इजिकल टू में माइनस के लैम्डा t हो गया मेरे पास। ये बेस e है। क्या है? बेस e है। जब log को इधर ले जाऊँगा तो ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा? दिख रहा है ना नीचे? एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में जाएगा। जब ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आएगा तो नीचे देखिए क्या हो जाएगा? एक सेकंड, अब दिख गया सभी को? हाँ अब दिख गया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के लैम्डा टी हो गया, n/n0 बचेगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ चला जाएगा। तो n यहाँ पर n0 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n0 यहाँ पर नेट इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास? ये बन गई। अगर मेरे को t टाइम बाद
टी टाइम बाद वैल्यू कैलकुलेट करनी है और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1 सेकंड। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? नहीं दिख रहा हो तो बता देंगे, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। तो ये वैल्यू अगर मेरे को टी टाइम बाद मेरे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, टी टाइम दिया हुआ है, एन नॉट इनिशियल है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकाल लूंगा कि टी टाइम बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसके अंदर बच्चे होंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, तो प्रोसेस था मैंने ऐसे बता दिया है। ठीक है, याद रखो नहीं रखो आपकी मर्जी है, लेकिन ये इक्वेशन मेरे पास आगे निकल के। अब मैं बात करता हूँ हाफ लाइफ की। किसकी बात करता हूँ मैं? हाफ लाइफ की बात करता हूँ। और हाफ लाइफ क्या होगी? हाफ लाइफ होती है कब ये आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ये मेरे पास मान लेते हैं 100 न्यूक्लियस थे पहले, 50 डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे तो मैं बताऊंगा हाफ लाइफ है। एक न्यूक्लियस है तो आधा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मैं बताऊंगा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का मतलब है जब एन इनिशियल नंबर का आधा बच गया होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या बच गए होंगे इनिशियल नंबर के आधा। जब आधे बच गए होंगे तो इक्वेशन क्या थी अपने पास? इक्वेशन थी लॉग ऑफ एन बाई एन नॉट बराबर में क्या आ जाएगा? लैम्डा टी माइनस का। ये इक्वेशन थी मेरे पास। तो आधे बच गए होंगे, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया एन की वैल्यू क्या रख दूं मैं? एन नॉट बाई 2 भर दूँ, इनिशियल का हाफ रख दूँ, ये रख दूंगा। चलिए ये रख दी, तो एन नॉट से तो एन नॉट कैंसिल हो गया, लॉग हाफ बच गया। तो लॉग हाफ बच गया, क्या बच गया? लॉग हाफ। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के लॉग 2। जब मैं नीचे वाली चीज़ को इसको मैं पलटता हूँ, लॉग एम बाई एन है मेरे पास, जब मैं इनको आपस में पलटूंगा तो माइनस के लॉग एन बाई एम हो जाएगा। ये रूल होता है। क्या है? जब इसको पलटूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, 1/2 को 2y में लिखूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल पावर में जब मैं किसी भी लॉग को एक्सपोनेंस की पावर से 10 की पावर में ले जाता हूँ तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लॉग बेस की पावर 10 हो जाती है। लॉग बेस क्या हो जाता है? 10। एक्सपोनेंस से किस में ले जाऊंगा? 10 बेस में ले जाऊंगा। किस में ले जाऊंगा? 10 बेस में। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2.303 से। 3 चीज़ आपको बताएंगे, पहली याद रखना, दूसरी कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव का साइन आएगा अपने पास। ठीक है, तीसरी है। अब देखिए ये हो गया मेरे पास, एक नेगेटिव का साइन ये, एक नेगेटिव का साइन ये। तो नेगेटिव से नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा? कैंसिल आउट कर दूंगा। चलिए log 2 है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। log 2 की वैल्यू बेस टू द पावर 10, जीरो की वैल्यू 0.3010 ये होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, लैम्डा इसके नीचे जाएगा। ये जो टाइम था ये हाफ लाइफ का टाइम था। किसका था? हाफ। जब n नॉट बाई 2, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, इसको इधर लिख देता हूँ मैं। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? कब नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे रह गए होंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस कब आधे रह गए होंगे, आधे रह गए होंगे। तो देखिए मेरे पास पहली इक्वेशन n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के लैम्डा टी आई। टी हाफ लाइफ की बात करूंगा तो टी हाफ लाइफ आ गया मेरे पास कितना? 0.693 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब मैं बात करूंगा टी एवरेज की, तो एवरेज लाइफ होती है 1 बाई डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर। तो मैं टी हाफ की बात करूंगा तो टी हाफ 0.693, तो टी एवरेज के नहीं आ जाएगी। इसी को मैं क्या बोल देता हूँ? मीन लाइफ बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? मीन लाइफ। तो यहाँ से जो टी मीन लाइफ है या फिर टी एवरेज लाइफ है ये आ जाएगी टी हाफ ओवर में 0.693। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो टी मीन बराबर में आ जाएगी 1.44 टी हाफ के। ये इक्वेशन पेपर में आया हुआ है, या फिर इसको टी एवरेज बोल दूंगा मैं। ये इक्वेशन मैंने क्यों डिराइव किया? क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन और दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, या फिर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन क्या होता है? या तो ये रिलेशन मिलेगा या फिर ये रिलेशन मिलेगा, दोनों सही है। या तो मेरे को ये रिलेशन मिलेगा ऑप्शन में, या ये मिलेगा, दोनों सही है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की इक्वेशन ये होती है, हाफ लाइफ की इक्वेशन ये होती है। 4 इक्वेशन आपके पास है, चारों में से कोई सी पूछ सकता है। ठीक है, टी क्या होता है? टाइम इंटरवल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 20 घंटे बाद यहाँ से। ठीक है, ऐसे ये इनिशियल नंबर है, ये टी टाइम के बाद। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको गिवन होगा, वरना बाकी सारी चीज़ें देखिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पूछ लेगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कराऊंगा? देखिए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं और हम लोग क्या कर देते हैं? उनको स्किप कर देते हैं। जैसे
क्वेश्चन देखिए, इनिशियल नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे मेरे पास 100, कितने थे 100। फोर्थ हाफ लाइफ या फिर 4 हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बच जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। पहले 100 थे तो 4 हाफ लाइफ बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बच जाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 1/2 की पावर n से। कैसे सॉल्व करेंगे आपको अभी बताता हूँ। मैंने फोर्थ हाफ लाइफ की बात की है, फोर्थ हाफ लाइफ की बात की है तो 1/2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 1/16 टाइम बच जाएगा। कितना बच जाएगा, पहले जितना था उसका 1/16 बच जाएगा। 1/16 कितना होता है, तो 100 का 1/16 निकाल लो भाई, तो 100 का 1/16 निकाल लो, कितना हो जाएगा 100 का 50/8 और 25/4, इतना बच जाएगा भाई। कितना, इतना। देखिए हाफ लाइफ का मतलब है आधा हो जाएगा, तो पहली हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा ये 50 फर्स्ट हाफ लाइफ में। सेकेंड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा ये 25, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। थर्ड हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा ये, थर्ड हाफ लाइफ में 25/2, इसका आधा हो जाएगा। फोर्थ हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, इसका भी आधा 25/4, इतना बचेगा। आगे आंसर मैच करेगा। पहली हाफ लाइफ में आधा बचेगा, सेकेंड हाफ लाइफ में इसका भी आधा, थर्ड हाफ लाइफ में इसका भी आधा, फोर्थ हाफ लाइफ में इसका भी आधा। ठीक है, 16वीं हाफ लाइफ, 17वीं, 18वीं, कितनी भी पूछ ले अपने को, हम बार बार तो ऐसे करेंगे नहीं, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला कितना बच जाएगा ये बच जाएगा। तो 1/2 की पावर n क्या है अपने पास, nth हाफ लाइफ, क्या है nth हाफ लाइफ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, कुछ भी पूछे तो अपने को क्या करना है, ये n यहाँ पर रख देना है। 20वीं हाफ लाइफ बाद n = 20, 25वीं हाफ लाइफ बाद कितना बचेगा, n = 25। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये जितना आंसर आएगा इनिशियल में देख लो, इनिशियल के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। इनिशियल 100 था तो 100 का 1/16 इतना आ गया, इतना पार्ट बच जाता है nth हाफ लाइफ बाद। तो nth हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है, nth हाफ लाइफ, nth हाफ लाइफ कितना बच जाएगा, स्टार्टिंग में जितना रहेगा n0 मान लेते हैं, उसका 1/2 की पावर n, स्टार्टिंग में कुछ भी रहेगा उसका 1/2 की पावर n। 100 था, 1/2 की पावर n 16 हो गया, 100 × में 16 ये आ गया अपने पास। सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला भी बता दिया है और आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये प्रोसेस भी बता दिया। अब देखिए न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस के अंदर इंटीग्रेशन तो होता है, न्यूक्लियर के अंदर इंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन कितने टाइप का न्यूक्लियर के अंदर होगा, रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप की होगी, तो देखो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन 2 तरह की होती है, एक तो होती है फिजन और एक क्या होती है फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, फिजन का मतलब होता है टूटना, और फिजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। अगर मैं फिजन की बात करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियर फिजन में एटम टूट रहा होगा, क्या रहा होगा, टूट रहा होगा। कैसे टूट रहा होगा, देखिए फिजन की बात करता हूँ, फिजन की बात करूँगा तो एक न्यूक्लियस मेरे पास रहा होगा, ये न्यूक्लियस, ये टूट के 2 या 2 से ज़्यादा बन जाएंगे, ये टूट के 2 या, फिजन मतलब क्या होता है टूटना, मैंने लिखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, टूट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फिजन की रिएक्शन लिख लो आप, फिजन की रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन। एक सेकंड आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसका पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी, फ्यूजन और फिजन। इसका एक क्वेश्चन मेरे को ध्यान था, अभी मैं भूल गया क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन है इसका। हाँ फिजन, इसमें बताया था यूरेनियम 235 को हमने 1 न्यूट्रॉन जोड़ दिया। क्या क्वेश्चन था, यहाँ पर ले लेता हूँ, यूरेनियम 235 में हमने 1 न्यूट्रॉन को टकरा दिया तो क्या बन गया, यूरेनियम 236 बन गया। क्या बन गया, 1 न्यूट्रॉन इसको दिया तो क्या बन गया, 2। अब ये टूटेगा तो बेरियम 56 141 में टूटेगा,
इसमें टूटेगा, अब ये टूटेगा तो बेरियम 56 141 में टूटेगा, और किस में टूटेगा, क्रिप्टॉन 3692 में टूटेगा, ये बेरियम है तो क्रिप्टॉन 3692 में टूटेगा प्लस, और क्या निकलेगा इसके अंदर से जब ये टूटेगा, यही पूछा गया था कितने फ्री न्यूट्रॉन निकलेंगे, कितने फ्री न्यूट्रॉन, यही क्वेश्चन है। तो फ्री न्यूट्रॉन कितने निकलते हैं, हमेशा 3 निकलते हैं, जोड़ के देख लेंगे सम हमेशा सेम आएगा। हमने पहले क्या किया था, बड़ा न्यूक्लियस था, इसको तोड़ना है तो एक न्यूक्लियस यहाँ पर हाई स्पीड से ले जाएंगे, कुछ भी उसको टकराएंगे, इसके साथ में टकराएंगे तो ये टूटेगा, टूटेगा तो यूरेनियम से क्या बन जाएगा, बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे इतने, और 3 फ्री न्यूट्रॉन बनेंगे, और एनर्जी तो साथ में निकलती है। ये क्या है, फ्री न्यूट्रॉन है, क्या है ये, फ्री न्यूट्रॉन। अब देखिए एक रिएक्शन में 3 फ्री न्यूट्रॉन निकले, ये 3 फ्री न्यूट्रॉन जाके 3 एटम्स 3 न्यूक्लियस से फ्री टकराएंगे, 3 न्यूक्लियस से टकराएंगे। अब 3 को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेंगे, 9, 3 तीनों में से 9, अब 9 जाके टकराएंगे, फिर 3 3 9 3 27 निकलेंगे। तो देखिए कितनी ब्रॉड रिएक्शन होती जाएगी, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, चेन रिएक्शन। हमने तो एक ही न्यूक्लियस को तोड़ा था, 3 फ्री निकले, ये 3 को डिसइंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ से 3 3 3 9 निकलेंगे, वो 9 और 9 को डिसइंटीग्रेट करेंगे, फिर 3 3 सब के अंदर से निकलेंगे, फिर वो को, तो एकदम ब्रॉड रिएक्शंस होती जाती है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिलता है। क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। तो ये फ्यूजन के अंदर होता है। फ्यूजन के अंदर क्या होगा, फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है फ्यूजन का मतलब, तो 2 अपने पास न्यूक्लियस रहे होंगे, इनको जोड़ के क्या बनाएंगे हम लोग, एक न्यूक्लियस बना देंगे। अपने पास क्या रहेंगे, 2 न्यूक्लियस रहे होंगे, और 2 न्यूक्लियस को जोड़ के क्या बनाना है अपने को, एक न्यूक्लियस बना देना है। क्या बना देना है, एक न्यूक्लियस बना देना है। इसको बोलेंगे हम फ्यूजन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, फ्यूजन, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। कोई डाउट किसी को, कोई भी 2 न्यूक्लियस है, जैसे मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, एक तो मेरे पास 1H1 था, एक 1H1 था, तो ये बन गया 1H2 प्लस एक मेरे पास क्या रह गया, फ्री रह गया, एक न्यूट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया, और एनर्जी को साथ में निकलेगी। एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। अब क्वेश्चन आता है इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है। फ्यूजन प्रोसेस के अंदर ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसीलिए दुनिया में हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो बनाना हमने क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। क्या कर रखा है, बंद। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी सबने सुनी होगी। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम डाला गया था वो हाइड्रोजन बम था। क्या था, परमाणु बम था, और परमाणु हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बम था। हमें इस रिएक्शन में कंट्रोल रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं। कैसे, ये 3 निकले, 2 को रोक दो एक ही जाएगा, फिर सबको रोक दो एक ही जाएगा, कंट्रोल। लेकिन इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सन के अंदर से जो एनर्जी आती है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जाता है तो फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन मिलते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, एनर्जी आती रहती है, फिर वो टूटेगा, फिर एनर्जी निकलेगी। तो न्यूक्लियस जुड़े या न्यूक्लियस टूटे, दोनों केस में क्या होगी, एनर्जी निकलेगी। लेकिन ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। इसलिए हाइड्रोजन बम बनाना दुनिया में बैन कर रखा है। न्यूक्लियर बम बना सकते हैं भाई, क्योंकि कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूक्लियर बम बनाएंगे, एनर्जी का एस्टिमेशन होता है, इतना डिस्ट्रक्शन होगा, इतनी एनर्जी इसके अंदर से निकलेगी। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। जैसे आपने छोटू देखा होगा, नॉर्थ कोरिया वाला छोटू है, क्या, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया वाला ना, वो रोज़ तीसरे दिन अमेरिका को धमकी देता है, अदर कंट्रीज़ को धमकी देता रहता है, ये कर देंगे वो कर, क्यों, क्योंकि वो ये बना रहा है, इसके दम पे धमकी देता रहता है, ठीक है। और हिरोशिमा नागासाकी कांड तो सबने पढ़ा है, कितना एनर्जी होता है, ठीक है। बैन कर रखा है, और वो कोई भी ट्रीटी को मानता नहीं, जितनी ट्रीटी साइन की गई है, तो इसके ऊपर धमकी देता रहता है, ठीक है। और बाकी दुनिया में बैन है, ये बैन नहीं है, इसको बना सकते हैं। तो फ्यूजन प्रोसेस में समझ में आ गई। अब जब ये कोई भी न्यूक्लियस टूटता है या फिर जुड़ता है, उसके अंदर से कुछ रेज निकलती हैं। हमने कहा था एनर्जी तो निकलेगी, तो एनर्जी निकलेगी तो उसके अंदर से 3 रेज निकलेंगी। 3 रेज कौन कौन सी निकलती हैं, उसका क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए मेरे पास मान लेता हूँ कोई भी एटम है, क्या है, कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर क्या रहा होगा, न्यूक्लियस रहा होगा, और न्यूक्लियस के अंदर या तो फिजन होगा या फ्यूजन होगा। फिजन या फ्यूजन होगा तो क्या निकलेगा, अल्फा। ये मेरे पास एटम है जेड, और इसका ए रहा होगा, ये जेड और क्या रहा होगा, ए रहा होगा, ये जेड और क्या रहा होगा, ए रहा होगा, ये जेड और क्या रहा होगा, ए रहा होगा। पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन। मैं पहली रिएक्शन की बात करूँगा, इसके अंदर निकला अल्फ़ा, इसके अंदर निकला बीटा, इसके अंदर निकला बीटा पॉजिटिव, इसके अंदर निकला गामा रेज। क्या निकला, गामा रेज निकली। अल्फ़ा निकला, बीटा निकला और गामा रेज निकला। क्या निकला, अल्फ़ा निकला, बीटा निकला और गामा रेज निकला। बीटा का मतलब होता है, अल्फ़ा का मतलब होता है He एटम, H क्या होता है 2 4, बीटा नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब क्या होता है पॉजिट्रॉन, क्या होता है पॉजिट्रॉन, इसका मतलब होता है एनर्जी निकलेगी, क्या निकलेगी एनर्जी। जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा निकलेगा, क्या निकलेगा अल्फा निकलेगा, तो वो क्या करेगा, इसको तो 2 से कम कर देगा, इसको 4 से कम कर देगा, उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, एटॉमिक मास 4 से कम हो जाएगा, और ये हीलियम एटम निकल गया होगा, क्या निकल गया होगा हीलियम एटम, और कुछ एनर्जी भी निकली होगी, ठीक है। बीटा निकलेगा, तो बीटा क्या निकलेगा, इस एटॉमिक नंबर को 1 से बढ़ा देगा, और एटॉमिक मास नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और क्या निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और एनर्जी इसके अंदर से क्या होगी रिलीज होगी। बीटा पॉजिट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा तो Z-1 कर देगा, और ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या निकल गया होगा पॉजिट्रॉन निकल गया होगा, एच म्यू एनर्जी भी निकली होगी। जब गामा पार्टिकल निकलेगा देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ओनली एनर्जी निकलेगी। एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है, इसका आता है, इसका आता है, इसका बहुत कम आता है, ठीक है, बहुत IIT ट्रिपल ई टाइप में पूछते हैं। तो अल्फा निकलेगा तो याद रखेंगे जेड में 2 की कमी आ जाएगी, इसमें 4 की कमी, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर मास 4 से। इलेक्ट्रॉन निकलेगा बीटा नेगेटिव निकलेगा, क्या निकलेगा बीटा नेगेटिव निकलेगा, तो एटॉमिक मास 1 से बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब गामा निकलेगा तो एनर्जी निकलेगी, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब ये अल्फा बीटा और गामा के ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज कैटेगराइज कैसे करेंगे, ये इक्वेशन समझ में आ गई ना। तो आपको इक्वेशन देगा पेपर में, अल्फा निकलवाएगा, बीटा निकलवाएगा, गामा निकलवाएगा, आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं किसी भी न्यूक्लियस को एक बर्तन में रख देते हैं, क्या करते हैं कोई भी एक न्यूक्लियस लेते हैं और न्यूक्लियस को किसी में रख देते हैं बर्तन में। तो बर्तन में जब न्यूक्लियस को रख देंगे, ये मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई भी बर्तन है, इस बर्तन में मैंने न्यूक्लियस रख दिया, क्या रख दिया न्यूक्लियस रख दिया, इसके अंदर से रेडियो एक्टिव है, कैसा एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या रेडियो एक्टिव, तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या लगा दिया साउथ पोल, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। तो यहाँ पर तो क्या था मेरे पास नेगेटिव चार्ज था, क्या था नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर था क्या मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था। तो मैंने देखा कुछ एटम तो इधर चले गई, कुछ रेज कहाँ चली गई इधर, कुछ रेज कहाँ पर चली गई इधर चली गई, और कुछ रेज कैसी चली गई सीधी चली गई। जो सीधी चली गई डेविएट नहीं हुई होंगी, जो सीधी चली गई डेविएट नहीं होंगी, इनको बोलते हैं हम लोग गामा रेज, और जो नेगेटिव की तरफ आई उनको बोलते हैं अल्फा रेज, और इसकी तरफ आई इनको बोलते हैं बीटा रेज। तो पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो मतलब बीटा के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसको नेगेटिव की तरफ डेविएट होगी, इसके पास का मतलब क्या होता है पॉजिटिव। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और गामा कैसा होता है न्यूट्रल होता है, नो चार्ज, ठीक है। आज के लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और आज का लास्ट टॉपिक क्या अपने पास न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्शन को खुले में नहीं करते हैं, इसके लिए एक रिएक्टर बनाया जाता है, और उस रिएक्टर का नाम क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर। चलिए आज का टॉपिक क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर, राइटिंग डालो। न्यूक्लियर रिएक्टर बनता कैसे, बस ये समझ जाओ, 3-4 मिनट का कंसेप्ट है, बनता कैसे, बनता कैसे देखिए। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाऊंगा तो पहले कंक्रीट की वॉल होती है बड़ी, क्या होती है ऐसी एक कंक्रीट की वॉल होती है बहुत बड़ी, ये इसको डबल लेयर बनाते हैं, मोटी होती है, और एक किसकी बनी होती है कंक्रीट की बनी होती है, किसकी बनी होती है कंक्रीट की बनी होती है, ऐसे करके बना दी। इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं कुछ कूलेंट डालते हैं, ऐसे करके एक बॉक्स में क्या डाला कूलेंट। अंदर क्या होता है एक छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर हम लोग रॉड लगाते हैं, क्या लगाते हैं रॉड लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये रॉड लगा दी मैंने, ये रॉड लगा दी, ठीक है। इन रॉड को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया रॉड। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होती है। इस रॉड का नाम होता है कैडमियम रॉड, क्या होती है कैडमियम रॉड होती है, कैडमियम रॉड।
CD रॉड, ठीक है। ये होती है मेरे पास कॉपर रॉड या फिर ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट लगाएंगे, कॉपर नहीं ग्रेफाइट। यहाँ पर क्या रखा होता है, न्यूक्लियर एलिमेंट फ्यूल रखा होता है, जैसे न्यूक्लियस वगैरह जिसको हमें क्या करना है, रिएक्टर के अंदर रिएक्शन कराना है। यहाँ पर क्या रखा होता है, फ्यूल। और फ्यूल कौन सा होता है, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये रखे होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, कंक्रीट वॉल। क्या होती है, कंक्रीट वॉल। ये जो बीच वाला एरिया है, यहाँ पर मैं कूलेंट भरता हूँ। क्या भरता हूँ, ये कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है बताऊंगा। और कूलेंट क्या होता है मेरे पास, D2O। D2O भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन भी। तो ये कूलेंट इसके अंदर मैंने भर दिया, ठीक है। अब यहाँ कूलेंट के अंदर से कुछ 2 पाइप ले गया मैं ऐसे करके। क्या ले गया, 2 पाइप ले गया मैं यहाँ से करके, ऐसे करके, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पर ले गया, ठीक है। यहाँ पर जो लगाऊंगा मैं, यहाँ पर लगा दूंगा टरबाइन, और यहाँ पर लगा दूंगा मैं कंप्रेसर। यहाँ से तो कूलेंट आउट जाएगा, ये कूलेंट जाएगा ना इसके अंदर से, ये आउट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से कूलेंट क्या होगा, इन होगा। कूलेंट क्या होगा, इन होगा। ये प्रोसेस होती है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, मैंने एक कंक्रीट वॉल लगाई मोटी सी, ठीक है। इसके अंदर ये कूलेंट डाला, ठीक है। इसके अंदर ये रोड ले ली छोटी मोटी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर रिएक्शन को, मैंने न्यूक्लियस को क्या किया था, एक N0 इसके साथ में टकराया था, इसको टकराया था, तो मेरे पास 3 फ्री न्यूट्रॉन मिले थे। जब इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगी तो 3 और मिलेंगे, फिर उनके भी 3 मिलेंगे, ऐसे करके रिएक्शन चेन में चलेगी। किस में चलेगी, रिएक्शन चेन के अंदर चलेगी, ठीक है। चेन के अंदर चलेगी तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड लगाते हैं, उनको बोलते हैं कैडमियम रॉड। क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड का काम करती है। तो आपको पूछा जाता है जी कंट्रोल रॉड का काम न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन करती है, कैडमियम रॉड करती है। जैसे मेरे पास फ्री न्यूट्रॉन्स बनते जाएंगे 3, 27, 28, उनको रोकती रहेगी, रिएक्शन को कंट्रोल करेगी। क्या करेगी, रिएक्शन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। एक होता है अपने पास से मॉडरेटर। क्या होता है, मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब क्या होता है, रिएक्शन ले, ये मॉडरेटर्स होते हैं अपने पास, ये ग्रेफाइट वगैरह की रॉड होती है, इनको हम बोलते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या होता है, रिएक्शंस को मॉडरेट करेगी। मॉडरेट करने का मतलब क्या होगा, अगर रिएक्शन चल रही है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं होने देगी, ज़्यादा स्लो भी नहीं होने देगी, एक मॉडरेट लेवल पर रिएक्शन को चलाने का काम करेगी, ठीक है। फ्यूल में किसको यूज़ करते हैं हम लोग, फ्यूल, यहाँ पर फ्यूल रखेंगे तो किसको, थोरियम 232, पोलोनियम 39, 40 और 41। क्या, थोरियम 232 और पोलोनियम 239 को भी, 240 को भी और 241 को भी, तीनों आइसोटोप्स को यूज करेंगे। इसको हम फ्यूल के, तो आपको पूछेगा फ्यूल को किस यूज में किया जाता है, इसके में। जब ये गर्म हो जाएगा, रिएक्शन इसके अंदर होगी, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, तो ये कूलेंट गर्म होगा, कूलेंट गर्म होकर यहाँ जाएगा, तो टरबाइन क्या करेगी, कूलेंट को यहाँ से ऐसे करके ले जाने का काम करेगी। टरबाइन क्या करेगी, इसको यहाँ से ऐसे करके ले जाने का काम करेगी, और यहाँ पर इसको ये भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाप। और यहाँ पर इसको कंप्रेस कर दिया जाएगा। कंप्रेस करके दोबारा लिक्विड बना दो, कंप्रेस करके दोबारा लिक्विड बना के ये इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या होगा, फ्यूल एलिमेंट हो गया मेरे पास, कोर हो गया। चलिए, ये होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए। क्या क्या होता है, कंट्रोल रॉड होती है, इसकी कैडमियम रॉड होती है, फ्यूल ये यूज़ करते हैं इसके अंदर से, और ये हमको कूलेंट की बात करते हैं, कूलेंट D2 और N2 यूज़ करते हैं। मॉडरेटर ये होती है, ग्रेफाइट सेल्स अपने पास मॉडरेटर का काम करेंगे। ग्रेफाइट रॉड किसका काम करेंगी, मॉडरेटर का काम करेंगे इसके अंदर। ये कंक्रीट की वॉल लगी होती है। टरबाइन क्या करती है, यहाँ से कूलेंट जो भाप बन जाता है उसको नीचे लेके आती है। कंप्रेसर क्या करता है, उस भाप को कंप्रेस करता है, दोबारा लिक्विड बनाता है, और दोबारा लिक्विड बना के दोबारा यहाँ पर भेज देता है रिएक्शन के अंदर और कूल करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ भी नहीं, एक डिवाइस होता है, एक अरेंजमेंट होता है जो हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन काफ़ी हैवी रिएक्शन होती है। क्या होती है, काफ़ी हैवी रिएक्शन होती है और काफ़ी डेंजरस एनर्जी निकालती है। तो इसलिए कंक्रीट वॉल लगाए जाते हैं, एनर्जी अंदर ही रहे, एनर्जी अंदर ही रहे। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट अगर ज़मीन पर आएगा, जो रेज आती है वो रेज अगर ज़मीन के ऊपर फॉल होंगी तो क्या हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर फॉल होती है, ज़मीन को बंजर बना देंगी, ज़मीन को अनुपजाऊ बना देंगी। तो इस टाइप के डेंजर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं कंक्रीट वॉल के साथ में। तो 2, 3, 4 क्वेश्चन इसके बनेंगे, याद रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस